नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। आज जो मैं केस लेकर के आया हूँ ये मेरे ही स्टेट उत्तराखंड से है और एक बहुचर्चित केस है। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, अंकिता भंडारी। जी हाँ, ये केस मुझे लाना था क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ और ऐसी हृदय विदारक कहानी सुन करके मुझसे रहा नहीं गया। और 2022 में ये घटना हुई थी और 2025 में इसे रीओपन करने की बात क्यों हो रही है, ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, उत्तराखंड के लोगों तक मेरा सपोर्ट पहुंचे, इसको लाइक कीजिए ज़रूर। कमेंट कीजिए कि वी वांट जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, ताकि कल के दिन हमारे घर से कोई हमारी बहू बेटी, हमारी बहनें अंकिता भंडारी की तरह ना निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 2022 की। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास में एक मनन तारा रिजॉर्ट है। ये वहाँ की कहानी है। वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आई थी रिसेप्शनिस्ट की। तो वहाँ पर एक लड़की ने अप्लाई किया था जिसका नाम था अंकिता भंडारी। तो अंकिता भंडारी वहाँ एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही थी। अंकिता भंडारी के जो पापा थे वो स्कूल टीचर थे और जो इनकी माताजी थी वो एक गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ थी। अंकिता अपने स्कूल एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छी थी, अच्छी खासी पढ़ाई की थी। इनकी जो घर की स्थिति थी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी आर्थिक रूप से, तो इन्होंने हमेशा गुर्बत के दिन देखे। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो अंकिता के सपने बहुत बड़े थे, उसे बहुत कुछ करना था लाइफ में। और जब उसने अपनी एजुकेशन पूरी की तो उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई थी काफ़ी। उसने इंग्लिश बोलना सीखा और वो हॉस्पिटैलिटी लाइन में बहुत अच्छी अपनी एक इमेज, अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। इवन उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि जो अंकिता थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी और उसके सपने बहुत बड़े थे एंड शी वॉज क्वाइट फोकस्ड अबाउट हर करियर। उसने अपनी 12th पूरी की और 12th के साथ साथ उसने छोटी मोटी जॉब्स के लिए ट्राई किया ताकि वो अपनी जो सपना है उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा सके। और घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो अंकिता चाहती थी कि वो घर वालों को सपोर्ट करे, अपने पैरों पर खड़े हो और अपनी घर की स्थिति जैसे एक लड़का सुधारता है वैसे ही वो एक लड़की होकर के एक लड़के का रोल अदा करना चाहती थी। सच में सैल्यूट है ऐसे सोच वाली लड़कियों को यार। तो जब ये जॉब सर्च कर रही थी तो इसकी एक रिक्वायरमेंट पे नज़र पड़ी। मनन तारा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खुली हुई थी और इस होटल जो थे, रिजॉर्ट थे, इसके ओनर का नाम था पुलकित आर्या। ये एक बड़े नेता का बेटा भी था, तो ऑब्वियसली उसके पॉलिटिकल कनेक्शन काफ़ी अच्छे थे। और ये जो रिजॉर्ट था ये काफ़ी जाना माना था, बहुत फेमस था और बहुत बड़ा था। तो अंकिता ने सोचा कि यार ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो मैं अपने करियर की शुरुआत यहीं से करती हूँ। तो अंकिता भी अप्लाई करती है। यंग थी, डायनामिक थी, तो अब उसके स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसकी जॉब फाइनल होती है। एक्चुअली इस जॉब के बारे में ना उसका एक ऑनलाइन फ्रेंड था पुष्प नाम से, उसने बताया था अंकिता को कि यहाँ फलाने फलाने रिजॉर्ट में एक ओपनिंग खुली हुई है। और तो जब जॉब फाइनल हो गई, सब कुछ डन हो गया, सैलरी इसकी थी 10,000 रुपीज़। लेकिन जॉब लगने से पहले एक छोटी सी शर्त रखी गई अंकिता के सामने कि भाई तुम्हें होटल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ अंकिता रहती थी वो होटल से बहुत ज़्यादा दूर था। तो अंकिता बताती अपने घर में कि भाई ऐसी ऐसी नियम शर्त है। तो अंकिता के फैमिली वाले भी, बिकॉज यार हम पहाड़ी लोग होते ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो कि हमारी गलती है, हमने दिमाग लगाना चाहिए। उन्होंने देखा कि ठीक है लड़की पैशनेट है और उनको अपनी बेटी पर विश्वास था, इसलिए घर वाले भी राजी हो गए। अब होता क्या है, जब वो जॉब शुरू करती है तो उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात को उसने अपने पेरेंट्स से या किसी से भी शेयर नहीं किया। वो अपने तक ही रखती थी, ताकि क्योंकि उसे उसका सपना फोकस जो था, उसका फोकस था जो, वो एकदम क्लियर था कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो ना छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा बॉदर नहीं हुई। उसके साथ छोटी छोटी जो भी घटनाएं हुई मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बस उसका वो अपने गोल पे फोकस्ड थी और आगे बढ़ते रहती थी। लेकिन होता क्या है कि एक दिन पुष्प उसे कॉल करने को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि अंकिता उसे जो जो होटल में उसके साथ हो रहा था वो सब उससे मैसेजेस में शेयर करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पुष्प, उसका वही ऑनलाइन फ्रेंड है जिसकी वजह से उसको जॉब मिली थी, तो पुष्प कहता है कि चलो मुझे कॉल करो, मैं कॉल में बात करता हूँ। तो मना कर देती है, नहीं नहीं कॉल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑफिस आवर्स में अलाउड नहीं है। और ये भी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें कॉल किया तो लोग मेरी बातें सुन लेंगे। तो यहाँ पर जो पुष्प होता है वो एग्री हो जाता है। तो यहाँ पर अंकिता एक एक करके सारी चीज़ें उससे शेयर करने लग जाती हैं। सबसे पहले वो बताती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ कुछ ना बिहेव का एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है। लाइक अलग तरह से बिहेव किया जा रहा है मेरे साथ। तो ये कहती है कि पहले जब मुझे रूम जो एलोकेट किया गया था होटल स्टाफ के साथ, वो फर्स्ट फ्लोर पे था,
लेकिन अब ये हो गया है कि जो पुलकित आर्या, जो इस होटल का मालिक था, वो नीचे उसका एक रूम था, उसके बाजू वाला रूम, उसके बगल वाला रूम उसे दिया गया है, ना कि ऊपर रुकने को कहा गया है। पुष्प को ये खुल के बताया कि वो तो एज अ रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उसे कुछ और करने के लिए भी कहा जा रहा है, एडिशनल फेवर्स करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अंकिता ने एकदम क्लियरली मेंशन किया कि पुलकित आर्या और इस होटल का जो मैनेजर है, ये लोग अंकिता को प्रेशराइज कर रहे हैं किसी वीआईपी गेस्ट के साथ उसे सेक्सुअल फेवर देने की। और ये बाकायदा उसने चैट्स में लिखी थी, और वो चैट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। डेट आती है 18 सितंबर, और 18 सितंबर को पुलकित को फिर से बताती है कि जो मैनेजर है और ये पुलकित है, मुझे फिर से वही सब चीज़ों के लिए प्रेशराइज कर रहा है कि यू हैव टू डू एक्स्ट्रा सर्विसेज, यू हैव टू गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व विद द वीआईपी गेस्ट। हमारे यहाँ जो वीआईपी गेस्ट आते हैं, आपको उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी पड़ेंगी, उनसे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से घटिया चीज़ें अंकिता फेस कर रही थी, जो कि पुष्प को बता रही थी। और अंकिता ये भी बताती है उसे कि भाई, मेरे को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जॉब हट जाएगी यहाँ से, तुम्हें सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। मतलब उसे हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी। और उसे ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी जगह एक दूसरी लड़की ले आएंगी जो कि तुम्हें डोमिनेट करेगी और तुमसे बेटर काम करेगी, सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होंगी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और अंकिता ना उसको पुष्प को ये भी बता रही थी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो क्लियरली कुछ बता नहीं थी। लेकिन इस बात से पता चल रहा था कि अंकिता को किसी चीज़ का डर था। बाद में तफ्तीश में एक होटल स्टाफ ने बताया कि उसी सेम डेट की शाम को अंकिता रोते हुए किसी को फ़ोन पे कुछ कॉल कर रही थी, किसी से बात कर रही थी, लेकिन उस होटल का मालिक जो था, पुष्प आर्या, वो आता है और वो अंकिता भंडारी का मुंह बंद करता है, उसे उठा करके अपने रूम में लेके जाता है। इस सब में पुष्प अकेला नहीं था, उसके साथ सौरभ नाम का एक लड़का था, जो कि शायद होटल स्टाफ या मैनेजर था वहाँ का। ये दोनों उसे अंकिता को अपने रूम में लेके जाते हैं और 2 घंटे बाद उस रूम से बाहर आते हैं। और उसी रात को जो आर्या था, उसका सौरभ और एक अंकित गुप्ता, ये 3 लोग थे जो कि उसको गाड़ी में बिठाते हैं, अंकिता भंडारी को, और वहाँ से लेकर के जाते हैं। वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी था जिसमें साफ साफ दिखता है कि 2 स्कूटीज थी। एक स्कूटी में बैठी थी अंकिता जो होटल मालिका आर्या के साथ, और दूसरी स्कूटी में सौरभ और वो अंकित गुप्ता, वो दोनों बैठे हुए थे। अब इनकी जो गाड़ी होती है, ये सीधा बैराज के पास जाती है, पशु लोग बैराज करके जगह है वहाँ जाती है। और ऑन द वे ये अपने दोस्त पुष्प को एक टेक्स्ट करती है, और उसने अपने मैसेज में साफ साफ लिखा था कि मैं इन तीनों के साथ हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये लोग क्या करें। और ये था अंकिता का आखिरी मैसेज। इसके बाद अंकिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद होता यह है कि उस रात को ये जो तीनों थे, ये वापस आ जाते हैं, लेकिन इनके साथ अंकिता नहीं आती। अब ये बात की पुष्टि की है होटल के स्टाफ वालों ने, जिन्होंने कहा था कि अंकिता को लेकर के गए थे, लेकिन जब ये लोग वापस आए थे तो अंकिता इनके साथ नहीं थी। अब जो क्या होता है कि अंकित गुप्ता जो था साथ में, ये जाता है स्टाफ के पास और स्टाफ वालों से कहता है कि तुम यार एक काम करो, 4 लोगों का खाना बना दो। लेकिन अंकिता तो वहाँ थी नहीं, उसने 4 लोगों का खाना क्यों बना दो, इसका भी रीजन बताता हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। वो ये कहता है कि अंकिता अपने रूम में है और वो रूम में ही बैठ के खाना खाएगी, तो उसका खाना तुम मुझे दे देना, मैं उसे दे दूंगा और हम 3 यहाँ बैठ के खाएंगे। वो बस एक तरह से एक प्लॉट क्रिएट करना चाह रहा था कि अंकिता होटल में ही है, कल के दिन अगर पूछताछ हो तो स्टाफ ये बोल सके नहीं नहीं सर ने तो 4 लोगों का खाना बनाया था। ये था मेन रीजन। अब ये बात तो इन लोगों की तरफ से थी, लेकिन जो स्टाफ था वो सब जानता था कि अंकिता के साथ ये क्या हो रहा है और किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये लोग ना बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे इस बात को लेकर के। अब डेट आती है 19 सितंबर 2022। तो पुलकित ना अपने रेवेन्यू ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि हमारी रिसेप्शनिस्ट है अंकिता भंडारी, वो रात से गायब है। और सबसे कमाल की बात ये थी कि जब आर्या ने उस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन दी तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ही वाज जस्ट ओके विद द थिंग्स, और न ही अपने किसी सीनियर ऑफिसर को बताया, न उसने कोई तफ्तीश की। इस ऑफिसर का नाम था वैभव, और जो वैभव था ये अचानक से उस दिन पे लीव लेता है और छुट्टी पर चला जाता है अचानक से। अच्छा, पुष्प जो था वो अंकिता को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करता है इस मैसेज के बाद, लेकिन उसका फ़ोन बंद था, ना उसको मैसेज जा रहे थे ना उसको कॉल हो पा रही थी। तो वो लड़का ट्रैवल करके जाता है अंकिता के मम्मी पापा के पास और उनसे पूछता है क्या आप लोगों की कोई अंकिता से बात हुई आखिरी बार, या क्या हुआ था कुछ इसके बाद, डेट के बाद कोई बात हुई है क्या। यहाँ पर माँ बाप तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमारी तो कोई बात ही नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर
पुष्प जो था वो उनके पेरेंट्स को ही बताता है अंकिता के कि भाई लास्ट में मुझे ये मैसेज आया था, इसके बाद मेरा भी संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुष्प सीधा जाता है पुलकित आर्या के पास और उसको बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास आखिरी मैसेज ये आया हुआ है। तो यहाँ पर उल्टा पुलकित पुष्प को बोलने लग जाए कि भाई मुझे क्या पता, तेरे साथ बात करती थी, मुझे पता भी नहीं है क्या है, तू ही जाने। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये सुन करके पुष्प को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी बातें अंकिता के फादर को बता देता है कि ऐसे इसी बीच में बात हुई थी, ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया था और ऐसे ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन अंकिता ने दी थी। तो इस बात को सुन करके जो बेचारे अंकिता भंडारी के पापा होते हैं वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में और एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं मिसिंग की अंकिता भंडारी की। और पुलिस वाले देखिए इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो फाइल नहीं कर रहे होते केस। तो पुलिस वाले भी यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको सीरियसली नहीं लेते हैं और सब लोग ना अपना पल्ला झाड़ रहे होते हैं। कभी आप कहते हैं उस थाने में जाओ, कभी उस थाने में जाओ, या हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, अलाना फलाना, बाकी सब चीजें। तो यहाँ पर इस केस को ना डिले किया जाता है। तो कोई बताता है उन्हें कि यहाँ के जो पटवारी जी है वैभव जी, वही जिसको पुलकित आर्या ने कॉल किया था, कहते हैं कि वो इस केस में लगे हुए हैं और आप चिंता मत करो, आपकी चीजें हो जाएंगी। और जब अंकिता भंडारी के पापा उस ऑफिस में जाते हैं पटवारी के, देखते हैं कि पटवारी तो वहाँ है ही नहीं, वो तो छुट्टी पे गया हुआ है। उसके बाद अंकिता के पापा को खानदार एक रेवेन्यू ऑफिसर हैं दूसरे, उनके यहाँ भेजा जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि इससे पहले कि वहां पर अंकिता के फादर पहुंचते, उससे पहले ही वो तीन, पुलकित, सौरभ और अंकित गुप्ता, ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं और एक अलग सा केस फाइल करते हैं वो लोग कि भाई एक लड़की है जो गायब हो गई है, अलाना फलाना, और हमें नहीं पता वो कहाँ है। अब सोचिए कि पूरा सिस्टम इनको बचाने के लिए क्यों तैयार था, क्योंकि पुलकित आर्या के जो पिताजी थे वो एक अच्छे खासे बड़े नेता थे, एक एमएलए थे और उनके पॉलिटिकल के साथ साथ पुलिस वालों से भी अच्छे कनेक्शन थे। इसीलिए हर चीज में उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी, इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ पर पुलकित आर्या अंकिता के पापा से पहले वहां पहुंच करके लिखाता है रिपोर्ट कि उसकी एक रिसेप्शनिस्ट है, उसकी एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत डिप्रेशन में है और उसे एंजाइटी होती है और वो इसीलिए शायद रात को ये होटल छोड़ करके भाग गई है। यू वोंट बिलीव कि यहाँ पर पुलिस वाले क्या कहते हैं उनके पापा से, कहते हैं कि हाँ हमें पता है आपकी बेटी के बारे में सब कुछ, आप एक काम करो, ये जो पेपर है इसमें साइन कर दीजिए, हमें जो आर्या जी हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया है आपकी बेटी के बारे में। अब उस कागज में ये लिखा होता है मेरी बेटी मिसिंग है, बस इतना ही। और इनसे पुलिस वाले साइन करवा लेते हैं। उसके बाद इस केस को ना पूरा अलग मोड़ दे दिया गया। अब इस जो इतना बड़ा कुछ हुआ था इस हत्याकांड, इसको एक मिसिंग केस की तरह ऑपरेट किया गया, एक हल्का केस बना दिया गया। अब अंकिता के पापा को ये फील हो गया इन सब की हरकतें देख करके कि यहाँ उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, यहाँ उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने ना बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू किया और बड़े अधिकारियों से मिलना शुरू किया। तो इसमें एक कुसुम जी थी जो वुमेन जस्टिस बोर्ड की अध्यक्ष थी, ये उनसे मिलने के लिए गए और इसके बाद वो विधानसभा स्पीकर के पास भी जाते हैं मिलने के लिए और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताने के लिए। अब इतना सब करने के बाद जा करके, इतनी मेहनत की इन्होंने, तब जा करके इनकी बात को सुना गया और वो सबको यही बोल रहे थे कि मेरी बेटी गायब नहीं हुई है, मेरी बेटी भागी नहीं है। उसके साथ इन तीनों लोगों ने, सौरभ, अंकित और जो आर्या था होटल का मालिक, इन लोगों ने कुछ तो बहुत गलत किया है। और वो ये भी शिकायत करते हैं लोगों के सामने, सबके सामने, कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, उनको प्राइमरी तक हेल्प नहीं की जा रही। अब जब इतने बड़े बड़े लोगों को अंकिता के पापा ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात बताई, तो जा करके चीज़ें बनने लगी, चीज़ें हेल्प होने लगी। और फाइनली अब यहाँ पर 4 दिन बाद, यानी कि 22 सितंबर को, 19, 20, 21 के बाद 22 तारीख को ये जो केस है ये रेवेन्यू ऑफिसर से हटा करके रेगुलर पुलिस को दिया गया। रेगुलर पुलिस को जब दिया तो क्या हुआ, तो पौड़ी गढ़वाल के जो डीएसपी थे उन्होंने इस केस को खोलना शुरू किया। 23 सितंबर को पुलिस की एक टीम इस रिजॉर्ट पर गई और इस होटल पर रेड करती है और रेड के दौरान वहाँ सौरभ मिल गया उनको, जो कि अकेला इस होटल में था और कोई नहीं था वहाँ। तो सबसे पहले सौरभ को ही वो लोग हिरासत में लेते हैं अपने और ले आते हैं। और उसी रात को विनोद आर्या, जो कि पुलकित आर्या के पापा थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो अंकित को और पुलकित को ले करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर अब ये तीनों हिरासत में थे। तो इसके जस्ट अगले दिन क्या होता है, देखिए क्या साजिश होती है। वहां का एक एमएलए होता है, वो जेसीबी बुलडोजर लेकर के जाता है। अगले दिन जिस रूम में अंकिता के साथ ये सब हुआ था
जाता है। वो जाता है उस बुलडोजर से उस रूम को तोड़ देता है और अगले दिन इत्तेफाक से उस होटल में आग भी लग जाती है। और उस बिल्डर से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कहता है कि मैं सहन नहीं कर पाता कि जिस जगह पे हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ वहां पर उस जगह को रहना ही नहीं चाहिए और नेस्तनाबूत हो जानी चाहिए जगह। अब यहाँ पर 2 पॉइंट उठते हैं कि उसने भावनात्मक रूप से ऐसा किया या फिर जो सबूत थे उनको टेम्पर करने के लिए सब किया। आप खुद सोचिए कि ये जो एरिया था, ये जो होटल था, वो रूम था, वो पुलिस के अंडर था, पुलिस ऑब्जर्वेशन के अंडर था। पुलिस ऑब्जर्वेशन के अंडर रहते हुए ये सब चीजें हो रही थी। इसका मतलब ये था कि भाई किसी बहुत बड़े इंसान को बचाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम उस इंसान को बचाने के लिए जुट गया है। अब देखिए कि ये जो वीवीआईपी गेस्ट था, ये शायद यही ये सब करवा रहा था। ऑब्वियसली कोई पॉलिटिशियन ही होगा वीवीआईपी गेस्ट, जिसकी वजह से ये सब चीजें पुलिस हिरासत में रहते हुए, पुलिस ऑब्जर्वेशन में रहते हुए उस होटल को तोड़ा गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया एविडेंस को टेम्पर करने के लिए। इतने दिन निकल गए, इतना सब कुछ हो गया, होटल को जला, होटल में आग लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि अंकिता है तो है कहाँ, वो कैसी है, वो ठीक है या नहीं है। अब स्टेट डिजास्टर टीम थी 24 तारीख के अगले दिन वो लोग छानबीन कर रहे थे उसी जगह पे जहां पर उनकी मोबाइल की लोकेशन मिली थी। किनकी? पुलकित की, सौरभ की और अंकिता की लास्ट लोकेशन भी थी। तीनों आरोपियों ने बताया था कि हम वहां गए थे, इसीलिए पुलिस वाले की टीम जो थी वहां पर आसपास सर्च अभियान चालू किया ढूंढने के लिए एविडेंसेस या कुछ भी। अब इस सर्च अभियान के दौरान वहां पर एक बॉडी बरामद हो जाती है। एंड यू आर राइट, ये हमारी बहन अंकिता भंडारी की बॉडी थी। फटाफट बॉडी को ले जाया गया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई, वो सुन करके सब लोग शॉक थे। इसमें लिखा था कि डूबने की वजह से इस लड़की की मृत्यु हुई है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज आती है, जहां पर ये लिखा होता है कि अंकिता के शरीर पे 4 to 5 हार्ड हिटिंग के, चोट के निशान थे। अब यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इन निशान के बारे में ये कहा कि जब किसी इंसान को जबरदस्ती फेंका जाता है या मारा पीटा जाता है, ये तब जाकर के निशान आते हैं। ये नहीं कि जंप करते समय चोट लग गई हो तब के निशान हो, नहीं, ये उसकी मौत से पहले उसके साथ जो बर्बरता की गई थी या उसको मारा पीटा गया था, उस वजह से उसकी बॉडी में निशान थे। और मेडिकल ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि जब किसी इंसान को आप धक्का देते हैं, अपने आप को बचाने के लिए छटपटाहट करता, उस सब में भी ये सब चोटें लगती हैं। इसका मतलब ये स्टोरी बन के आ रही थी कि ये लोग अंकिता को लेकर के गए कैनल के ऊपर और वहां से धक्का दिया इन तीनों ने मिल करके। उसने अपने आप को, बेचारी बच्ची ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने पूरी थ्योरी निकाल ली। थ्योरी ये निकली कि अंकिता को इन तीनों ने प्रेशराइज किया कि हमारा जो वीवीआईपी है उसके लिए आप एडिशनल सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर लेकिन अंकिता मना कर देती है। मना करने के लिए इनका इसे नकली ईगो जो होता है इतना हावी हो जाता है इन लोगों पे। इनको लगता है कि कोई अगर इनके यहाँ जॉब कर रही है तो इनके बाप की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मुझे क्रोध आ रहा है ये सब बोलते होते, क्योंकि भाई मेरी भी घर में बहनें हैं। तो यहाँ पर इन ईगोइस्टिक क्रिमिनल्स को ये लगा कि भाई ये तो हमारी ही प्रॉपर्टी है और ये हमारे इशारों पे नाचेगी। तो यहाँ पर अंकिता इन्हें मना कर देती है, क्योंकि अंकिता वाज अ गुड गर्ल, वो अपनी इज्जत को बेच नहीं सकती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। और इस बात से नाराज होकर के इन लोगों ने पहले अंकिता को बहुत सारे समझाने की कोशिश की, उसके साथ हाथापाई भी की, उसको थोड़ा फोर्सफुली समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया। फिर उन्हें लगा कि अंकिता अगर बाहर जाकर के अपना मुंह खोल देगी और लोगों को बता देगी तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए ये अंकिता को साथ लेकर के गए और इन्होंने अंकिता को कैनाल में फेंक दिया। इन शॉर्ट कहा जाए, इन तीनों ने अंकिता का मर्डर किया। दिसंबर 2022 एसआईटी ने 500 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की। इसमें अंकिता के चैट, उसके दोस्त पुष्प की स्टेटमेंट और जितने भी सबूत हो सकते थे इन 500 पन्नों की चार्जशीट में कोर्ट में पेश किए गए। और इसमें होटल की सीसीटीवी फुटेज और जो होटल स्टाफ था, जो बयान थे, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया गया और इस चार्जशीट में उन सबको पेश किया गया। अब ये जो कार्रवाई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे ये जो केस था ये बहुत मजबूत बन चुका था इसी वजह से। और जो एक केस था
ये कोट द्वार के सेशन कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट के सामने 47 गवाहों को पेश किया गया। इन 47 लोगों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अंकिता के पेरेंट्स, अंकिता के दोस्त, होटल स्टाफ, सब लोग खड़े थे अंकिता के साथ। 30 मई 2025 में कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है ये सर्कमस्टेंशियल है, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधार है। लेकिन ये जो चेन है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो चेन है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। सारे पॉइंट्स अपने आप को कनेक्ट करते हैं और ये साबित होता है इन सब एविडेंस के आधार पे कि जो अंकिता भंडारी है, इस लड़की की सोची समझी तरह से हत्या की गई है। और कोर्ट ने इन तीनों को, पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ, इन तीनों को भारतीय न्याय संहिता 302, 201, 120B के तहत उम्र कैद, यानी कि डेथ अंटिल नेचुरल टर्म्स के तहत इन तीनों को सजा दी है। और फाइनली तब जाकर के अंकिता को जस्टिस मिला। जो 2022 में जो ये हत्याकांड हुआ था, इसका फाइनल जजमेंट आता है 2025 में। लेकिन अब ट्विस्ट ये आता है मई 2025 में। अभी क्या हुआ है कि एक नेता का नाम सामने आया है इस सब केस में। किसके लिए फेवर किया जा रहा था? सम वीवीआईपी के। अभी ये कहा जा रहा है कि वो जो वीवीआईपी था वो दुष्यंत कुमार थे, पूर्व एमएलए, जिनके लिए ये सब चीजें की जा रही थी। बीजेपी के एमएलए थे। अभी उत्तराखंड में यही सब चीजें हो रही हैं कि भाई आपने उन लोगों को तो सजा दे दी जिन्होंने घिनौना काम किया, लेकिन उसका मुख्य कारण, यानी कि जो मेन रीजन था जिसकी वजह से किया गया है ये सब, ये गंद मचाई गई, वो वीवीआईपी था। भाई उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना, बिकॉज अगर वो इनिशिएट नहीं करता इस तरह की चीजें तो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे होती नहीं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेलियर दिखता है हमारे सिस्टम का कि भाई किस तरह से पुलिस वाले अगर चाहें, देखिए 10 दिन छोड़िए, 5 दिन के अंदर उन्होंने सारी तफ्तीश कर दी। इसका मतलब पुलिस वालों के हाथ बंधे रहते हैं, वो लोग चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये नेता नगरी वाले लोग ना, ये समाज में बहुत ही गंदा मैसेज भी देते हैं और इनको लगता है कि जो सिस्टम है, जो सब कुछ है, इनके बाप की प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पुलिस वालों को मेरे हिसाब से सेंट्रल कर देना चाहिए ताकि इनके हाथ में पावर रहे। और एक और चीज के साथ अप्लाई होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस में आए दिन देखते रहता हूँ जहाँ पुलिस वाले अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। कि गलत इस्तेमाल किए जाने पे सस्पेंशन नहीं होगा, अगर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये भी रूल होना चाहिए, तब जाकर के देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं। फिलहाल मेरा मुखर होकर के अंकिता भंडारी के केस के बारे में बात करना ज़रूरी था। सीबीआई जांच की मांग चल रही है इस केस को लेकर के, ताकि पता चल सके कि वीवीआईपी कौन था। और इस बात को लेकर के दुष्यंत कुमार का ये कहना है कि मेरा इस केस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कई लोग ये कह रहे कोई ग्राम प्रधान था उसके लिए बोला, बट ग्राम प्रधान के लिए वीवीआईपी टर्म यूज कोई नहीं करेगा। नोबडी इज दैट इडियट जो हम समझ ना सके। फिलहाल उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर के बहुत उग्र आंदोलन हो रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक एक्टर हूँ और उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो हम भी इसके बारे में बोले और सीबीआई इंक्वायरी हो इस केस की। और जो भी एक्यूज्ड हैं रीजन से लेकर के कारण तक, और करता भी जिन्होंने सब किया, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई कल एक अंकिता गई है, कल के दिन हमारे घर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों को आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स होप कि अंकिता को जो जस्टिस है पूर्ण रूपेण मिल सके। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके विचार क्या हैं अंकिता भंडारी केस को लेकर के यहाँ लिखिए। तब तक के लिए अगले एपिसोड का वेट कीजिए। आपके पास कोई ऐसा केस है, कोई स्टोरी है, हॉरर स्टोरी या क्राइम स्टोरी, तो प्लीज़ मुझे भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।